दफ्तर में अपना काम पूरा करने के बाद सुदीप शाम को 6 बजे बाहर आया। उसका घर ऑफिस से 20 किलोमीटर दूर था। जब वो अपनी बाइक पर जा रहा था तो उसने सड़क पर एक रोड डाइवर्जन बोर्ड देखा कि उस रास्ते पर एक दुर्घटना हुई है। इस वजह से सुदीप ने बाइक एक दूसरे रास्ते पर ले ली जो काफी लंबा था। ओह, मैंने जल्दी घर जाने के बारे में सोचा, लेकिन देर पे देर हो रही है, मुझे जल्दी पहुंचना था। ये सोचकर सुदीप ने अपनी बाइक और स्पीड से चलानी शुरू कर दी। तभी अचानक उसे लगा कोई उसकी बाइक पर पीछे बैठा है। वो तिलमिला उठा, अरे कौन हो तुम, क्या कर रहे हो ये? इतना कहते हुए उसने अपनी बाइक को एक तरफ लगाया और पीछे मुड़ा। उसकी बाइक का पिछला टायर पंक्चर हो गया था। ओह गॉड, ये सब कुछ आज ही क्यों हो रहा है? लेट मी कॉल किशोर, बुलाता हूँ उसे यहाँ। ये सोचकर उसने किशोर को फोन किया। ओए सुदीप, इस टाइम क्यों कॉल कर रहा है बे? यार, सिटी से 10 किलोमीटर दूर फॉरेस्ट रूट पर मेरी बाइक का टायर पंक्चर हो गया है। घर आने के लिए यहाँ कोई गाड़ी भी आती जाती नजर नहीं आ रही। प्लीज डू मी अ फेवर, आ जा यार। गॉश, तुम उस रास्ते पर क्या कर रहे हो? मैंने सुना है कि वो रास्ता सेफ नहीं है। आई एम कमिंग देयर राइट नाउ, यू बी केयरफुल। ठीक है, जल्दी आ। ये कहकर सुदीप ने कॉल काट दिया। वहां बहुत कम रोशनी थी। उसने मोबाइल टॉर्च स्विच ऑन किया और चारों ओर देखा। वहां उसे डेंजर जोन का एक बोर्ड दिखा, जिसे देखकर वो घबरा गया और टॉर्च दूसरी तरफ की। तभी उसने एक व्यक्ति को एक चट्टान पर बैठे पाया, जिसने खुद को एक कपड़े से ढक रखा था। उसे देखकर भगवान का शुक्र है कोई तो है। किशोर के यहाँ आने तक मैं उसके साथ रह सकता हूँ। सुदीप उसके पास गया। काका, थोड़ा साइड हो जाइए ना, मैं भी बैठ जाऊंगा। वो आदमी कुछ नहीं बोला और अपनी छड़ी का सहारा लेकर उठ गया। फिर वो एक तरफ जाकर दूसरी चट्टान पर बैठ गया। सुदीप समझ गया कि उस आदमी का एक पैर नहीं। फिर वो उससे बात करने लगा। काका, आप यहाँ कब से हो? 2 घंटे से बाबू, मेरा गांव यहाँ से थोड़ा दूर है। तुम क्यों आए इस समय यहाँ? ओ, मैं अपने ऑफिस से घर जा रहा था। रास्ते में मेरी बाइक का टायर पंक्चर हो गया। मेरा दोस्त मुझे लेने आ रहा है, मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ। थोड़ी देर बाद सुदीप, जो बहुत क्यूरियस था, उसने फिर पूछा, काका, आपका पैर कैसे हुआ ये? जब मैं खेत में अपना काम पूरा करके घर जा रहा था तो रास्ते में एक कार ने मुझे टक्कर मार दी और रुकी भी नहीं। मैं सड़क पर गिर गया और सर में बुरी चोट लग गई। मैं उठ पाता उससे पहले एक और कार पीछे से आई। उसने मेरे पैर को कुचल दिया, इसलिए मैंने अपना पैर भी खो दिया। सुदीप ये सुनकर घबरा गया। क्या किस्मत पाई है काका, आप अभी भी जीवित हैं। गॉड इज ग्रेट। अच्छा होता अगर ऐसा होता, लेकिन मैं 2 घंटे पहले मर चुका हूँ। ये कहते ही उसने अपने शरीर पर से कपड़े को हटा दिया। उसके पूरे शरीर पर चोट के निशान थे और उसके कपड़ों पर खून था। ये देखकर सुदीप समझ गया कि वो एक शैतान है और फिर उसने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन शैतान ने सुदीप की गर्दन कसकर पकड़ ली। मैं यहाँ किसी को ढूंढने के लिए 2 घंटे से इंतजार कर रहा हूँ, अब जाकर तुम यहाँ मेरा साथ देने आए हो। इससे सुदीप के पसीने छूट गए और वो जोर से चिल्लाया, हेल्प हेल्प, कोई है क्या? मेरी मदद करो, ये शैतान मुझे मार डालेगा। फिर उस शैतान ने सड़क पर जा रही एक लॉरी के सामने सुदीप को धक्का दे दिया। सुदीप उस लॉरी के नीचे आ गया और उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। फिर उसकी आत्मा लॉरी के पीछे खड़े होकर बोली, क्या वो मेरी लाश है? हो, तुम भी मर चुके हो और मुझे एक साथी मिल गया। लक्कवर गांव में आनंद नाम का एक युवक रहता था। वो अनाथ था, अलग अलग घरों में काम करता और बदले में दिए गए पैसों से अपने लिए जरूरत की चीजें जुटाता। एक दिन उसे कोई भी काम नहीं मिला और कुछ खरीद के खा सके इसके लिए उसके पास पैसे भी नहीं थे। वो एक सुनार की दुकान पर गया। बाबूजी, आज मुझे कोई काम नहीं मिला, मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए, मैं कल लौटा दूंगा। अरे बेवकूफी की बात कर रहा है, जब आज काम नहीं मिला तो क्या गारंटी है कि कल मिल जाएगा? बाबूजी, जीवन उम्मीद के सहारे ही आगे बढ़ता है। उम्मीद मर जाए तो फिर हम गरीबों के पास क्या बचेगा? उम्मीद पर अपना ज्ञान अपने पास रख, अगर पैसा चाहिए तो कुछ गिरवी रख। आनंद को अपना एक पुराना पीतल का कटोरा गिरवी रखना पड़ा, तब उसे कुछ पैसे उधार मिले। उसने उन पैसों से कुछ चावल खरीदे और गांव के बाहरी ओर बनी अपनी झोपड़ी में जाकर उस चावल को पकाया।
खाना शुरू करने लगा तो तभी पास के इमली के पेड़ पर रहने वाली एक चुड़ैल आनंद के पास आकर बोली, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को है तुम्हारे पास? तुरंत आनंद ने उस चुड़ैल को पके हुए आधे चावल दे दिए। चुड़ैल को चावल बड़े मजेदार लगे और उसने कहा, मुझे और दो। तो आनंद ने अपने हिस्से के भी और दे दिए। अरे तुमने तो सारे के सारे मुझे ही खिला दिए। तुम्हारी भूख मिट गई, मेरे लिए इतना ही काफी है। उसकी रहमदिली को देखकर चुड़ैल बहुत खुश हुई। सुनो लड़के, तुम्हारा दिल सोने का है, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। मैं सही वक्त पर तुम्हें सही सलाह दूंगी, जिसे अपना कर तुम एक बहुत बड़े आदमी बन जाओगे। फिर चुड़ैल की सलाह पर आनंद तुरंत राजधानी चला गया। चुड़ैल भी अदृश्य रूप में उसके साथ रही। आनंद ने एक मंत्री से मुलाकात की। आपको मेरा प्रणाम, मैं एक बहुत गरीब आदमी हूँ मंत्री जी, कृपया मुझे कोई नौकरी दिलवा दे। मंत्री उसकी विनम्रता से बहुत प्रभावित हुआ और उसे राजा के महल में एक नौकर के रूप में लगवा दिया। आनंद का काम था कि वो राजा की रुचि के हिसाब से खाने पीने की व्यवस्था करे। एक दिन आनंद अंगूर का रस लेकर राजा के पास पहुंचा। उस समय राजा कुछ गहरी सोच में थे। आनंद कुछ देर खड़ा उन्हें देखता रहा। फिर कुछ देर बाद उसने उनसे पूछा, राजा, क्या मैं आपकी परेशानी जान सकता हूँ? मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इस मुद्दे को कैसे हल करूं। फिर तुम इसे कैसे हल करोगे? फिर भी तुमने पूछा है तो बताता हूँ। डाकू गंगलू के अपराध दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। वो हर दिन कई लोगों को धोखा देकर लूट रहा है। प्रजा मुझसे नाराज है कि मैं उसे पकड़ने के लिए कुछ नहीं कर रहा हूँ। मेरी रातों की नींद और दिन का चैन सब कुछ खराब हो गया है। समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। आनंद ने कुछ देर सोचा, फिर बोला, प्रिय राजा, मैं आपको इस मुद्दे को हल करने के लिए एक रास्ता बताऊंगा। इतना कहकर वो घर चला गया। फिर वो उस चुड़ैल के पास गया। सुनो, तुमने कहा था कि सही वक्त पर सही सलाह देकर तुम मुझे एक बड़ा आदमी बना दोगी। एक अच्छा अवसर है, तुम्हारी सलाह चाहिए। उसने चुड़ैल को सारी बात बताई। चुड़ैल ने कुछ देर सोचकर उसे एक अच्छा सुझाव दिया। अगले दिन सुबह आनंद राजा के पास गया। राजा, मुझे इस मुद्दे को हल करने के लिए एक उपाय मिल गया। क्या सच में उपाय मिल गया तुम्हें? बताओ तो। राजा, हमारे शहर से 4 मील दूर मैं कुछ श्रमिकों की मदद से एक जगह खुदाई शुरू करूंगा। मैं एक अफवाह फैलाऊंगा कि उस जगह नीचे भगवान शिव का एक प्राचीन मंदिर है और वहां नंदी की एक स्वर्ण मूर्ति है। डाकू गंगलू तक बात जरूर पहुंच जाएगी। गंगलू और उसके चेले उस स्वर्ण नंदी के बारे में जानने के लिए मजदूरों के रूप में वहां आएंगे। हम भी खुदाई का नाटक करने के लिए अपने सैनिकों को वहां तैनात रखेंगे। जैसे ही वो नए चेहरे देखेंगे उन्हें पकड़ लेंगे। इसके साथ हम डाकू गंगलू और उसके चेलों को आसानी से गिरफ्तार कर सकते हैं। इस उपाय के जरिए तीर तरकश किसी भी चीज की जरूरत नहीं। इस तरह आनंद ने अपनी पूरी योजना बताई। सुझाव सुनकर राजा हैरान रह गया और समझ गया कि आनंद बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति है। उसकी बताई सलाह पर चलकर राजा डाकू गंगलू और उसके चेलों को गिरफ्तार करने में कामयाब रहा। तब राजा ने आनंद को अपने दरबार में निजी सलाहकार पद पर नियुक्त किया। तब से जब भी आनंद को सलाह की जरूरत होती तो वो चुड़ैल के पास जाता और वो उसकी मदद करती। वक्त के साथ साथ आनंद सिर्फ राजा का ही नहीं, दरबार में सभी का प्रिय बन गया।